मेरा सबसे पहला स्टॉक है टी सी एस का गूगल और @ मार्केट प्राइस है 3100 रुपीज़। लास्ट डिविडेंड पर यूनिट उसका 35 रुपीज़ था। तो उसका डिविडेंड यील्ड जो है वो 113% है, ठीक है, 1.13%। इसका मतलब क्या है कि 35 डिवाइडेड बाई, ये देखिए आप दिख रहे हैं फॉर्मूला, I2 डिवाइडेड बाई H2। I2 का मतलब है जो लास्ट डिविडेंड दिया था TCS ने वो डिवाइडेड बाय द करंट स्टॉक प्राइस ऑफ द शेयर, ठीक है, उससे हमें डिविडेंड यील्ड मिलती है। तो अभी डिविडेंड यील्ड कितनी है TCS की? 1.13%, ठीक है। यूनिट्स में अभी इसके 0 होल्ड करता हूँ क्योंकि मेरे पास जो शेयर्स है वो मैंने प्रॉफिट में उसको सेल कर दिया, ठीक है। तो इसमें आप देखिए रियलाइज्ड गेंस कितने हैं मेरे? 992 रुपीज़ रियलाइज्ड गेंस है मेरे। मैंने डिविडेंड जो कलेक्ट किया है वो 7 रुपये का कलेक्ट किया है। तो टोटल गेन एंड लॉस हो गया मेरा 999 रुपीज़ का, ठीक है। एलोकेशन मेरा पोर्टफोलियो में उसका 0 है क्योंकि मैंने सब शेयर्स TCS के सेल कर दिए। 396 रुपीज़, ठीक है। लास्ट डिविडेंड उसका 15.5 का था। तो करंट डिविडेंड यील्ड हो गया 1.11%। मैंने जब स्टॉक खरीदा था वो 1% डिविडेंड यील्ड पे मैंने स्टॉक खरीदा था, ठीक है। यूनिट्स हो गए इसके, मेरे पास 4 यूनिट्स है, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट कितना हो गया मेरे पास? 1542 रुपीज़, ठीक है। मेरा एवरेज जो एक शेयर का भाव मेरे को पड़ा है एवरेज वो है 1542 रुपीज़। अभी उसका करंट मार्केट प्राइस है 1396 रुपीज़। तो मैं कितने लॉस में चल रहा हूँ? मैं अभी 586 रुपीज़ लॉस में चल रहा हूँ। तो अनरियलाइज्ड गेंस, ठीक है, मतलब मेरा लॉस का परसेंटेज कितना है? अभी -9.5% में लॉस में चल रहा हूँ इसमें, ठीक है। आज तक मैंने इसका एक भी डिविडेंड कलेक्ट नहीं किया है। तो मेरा जो अनरियलाइज्ड लॉस है वही मेरा टोटल लॉस भी वही है, ठीक है। यानी कि जो मेरा HDFC बैंक में लॉस है वही मेरा टोटल लॉस है क्योंकि मेरे पास डिविडेंड्स 0 है इसकी, ठीक है। 0 डिविडेंड्स है मेरे पास अभी इसके, मैंने एक भी डिविडेंड कलेक्ट नहीं किया इसका। तो मेरा टोटल लॉस कितना हो गया? -9.5% का। उसके बाद है नेक्स्ट स्टॉक हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो मैं होल्ड करता था लेकिन अभी मैं नहीं करता हूँ। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का करंट स्टॉक प्राइस 2567 रुपीज़ है, ठीक है। उसका लास्ट डिविडेंड कितना था? 34 रुपीज़ का था, यानी कि करंट डिविडेंड यील्ड उसका 1.32% का है, ठीक है। स्टॉक्स मेरे पास 0 है हिंदुस्तान यूनिलीवर के, जो मैंने बेच दिए, इसलिए मेरे पास यहाँ पे 0 दिखा रहा है। मैंने कौन से, मेरा टोटल गेन कितना हुआ है हिंदुस्तान यूनिलीवर स्टॉक को बेच के? तो वो है 1536 रुपीज़ का, ठीक है। ये सिर्फ शेयर का अप्रिसिएशन मैं बता रहा हूँ कि इस शेयर के अप्रिसिएशन की वजह से मेरे को 1536 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद मैंने 76 रुपीज़ का डिविडेंड भी कलेक्ट किया है, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया मेरा? ये जो मैंने अप्रिसिएशन से मिला मेरे को प्रॉफिट और जो डिविडेंड कलेक्ट करने से भी प्रॉफिट मिला है, तो इन दोनों को ऐड कर दिया तो मेरा टोटल प्रॉफिट हो गया 1612 रुपीज़ का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है ITC भी मेरे पास था लेकिन अभी मैंने वो सेल कर दिया। ITC का करंट स्टॉक प्राइस है 328 रुपीज़, ठीक है। उसका लास्ट डिविडेंड कितना था वो यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, गूगल वालों को आइडिया नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है 20-25 रुपये या 35 रुपये तक तो था, ठीक है। तो अभी ITC के रियलाइज्ड गेन यानी कि ITC का जो अप्रिसिएशन मैंने बुक किया है, प्रॉफिट बुक किया है, वो है 730 रुपीज़, ठीक है। फिर ITC का डिविडेंड मैंने कलेक्ट किया है, ठीक है। ITC का 37 रुपीज़ मैंने डिविडेंड कलेक्ट किया है। तो टोटल गेन एंड लॉस कितना हो गया मेरा? रियलाइज्ड गेन प्लस डिविडेंड कलेक्टेड, यानी कि जो मैंने अप्रिसिएशन की वजह से प्रॉफिट बुक किया और जो मैंने डिविडेंड कलेक्ट किया वो दोनों को ऐड किया तो 767 रुपीज़ हो गया। ये है मेरा ITC का टोटल प्रॉफिट, ठीक है। मेरा नेक्स्ट स्टॉक है IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक का करंट स्टॉक प्राइस है 54.35 रुपीज़, ठीक है। IDFC फर्स्ट बैंक शायद से 1 रुपये पर शेयर का डिविडेंड यील्ड देती है, ठीक है। हाँ, 1 रुपये ही देती है, मुझे याद है। तो उसका करंट डिविडेंड यील्ड हो गया 1.84%। और जब मैंने वो स्टॉक ख़रीदा था तब उसका डिविडेंड यील्ड था 2.43%, कि मेरा डिविडेंड यील्ड इज़ मच बेटर देन करंट डिविडेंड यील्ड विच इज़ द स्टॉक ऑफरिंग, ठीक है। तो अच्छी बात है। तो यूनिट्स कितने हो गए मेरे पास? 96 यूनिट्स है। पहले मेरे पास इसके 180 यूनिट्स थे जो मैंने सेल कर दिए और अभी सिर्फ 96 यूनिट्स है, यानी कि मैंने आधे
तकरीबन आधे शेयर्स मैंने बेच दिए उसके, ठीक है, क्योंकि बहुत ओवरवेट हो चुका था मैं अपने IDFC फर्स्ट बैंक में। तो जैसे ही मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिला, मैंने 40 रुपीज़ एवरेज प्राइस में मैंने ख़रीदा था। जब वो 55 हो गया IDFC तब मैंने सेल कर दिया, ठीक है, आधा पोजीशन मेरा, क्योंकि मैं बहुत ही ओवरवेट था, क्योंकि वो बहुत वैल्यू स्टॉक लग रहा था मुझे। 35 तक उसका एक बार स्टॉक प्राइस पहुंच गया था, मेरा एवरेज 40 था, तो जैसे ही 55 हुआ मैंने सेल कर दिया उसको, ठीक है। तो कॉस्ट पर यूनिट देखिए मेरा 41.19 रुपीज़ है अब भी 96 शेयर्स का। जब मेरे पास 180 शेयर थे तब वो कॉस्ट पर यूनिट उसका 40 तक था, ठीक है। तो अनरियलाइज्ड गेंस यानी कि जो गेन मैंने अभी तक बुक नहीं किया है, ठीक है, वो है 1263 रुपीज़ का, ठीक है। तो अनरियल मतलब कितना प्रॉफिट मैंने बुक नहीं किया है उसको परसेंटेज टर्म्स में देखें तो 31.95 यानी कि तकरीबन 32% मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ, ठीक है, आज की तारीख में IDFC फर्स्ट बैंक में। फिर जो मैंने 96 शेयर्स बेचे थे उसका मेरे को प्रॉफिट हुआ था 1313 रुपीज़ का, ठीक है। मैंने इतने प्रॉफिट्स में शेयर बेच दिए थे, ठीक है, 1313 रुपीज़ में। तो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ? टोटल प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं कि अनरियलाइज्ड गेंस प्लस रियलाइज्ड गेंस उन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा। टोटल प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या है कि इस स्टॉक पे मेरा टोटल मुनाफा कितना है। टोटल मुनाफे का मतलब है कि जो मैंने मुनाफा निकाल के अपने पास रख लिया और जितना मुनाफा मेरा अभी तक स्टॉक के अंदर है जो अप्रिसिएशन के ऊपर आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो मेरा टोटल जो प्रॉफिट है वो 65% का है अभी आज की तारीख में, रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड दोनों को मिला के, यानी कि जो मैंने बेच के बाहर निकाल लिया और जो मैंने अभी भी स्टॉक में रखा है, ख़रीद के रखा है, वो दोनों को ऐड करके 65% का मेरा टोटल गेन है इसमें। फिर ये है मेरी कैश पोजीशन मेरी अभी सिर्फ कितनी 0 रुपीज़ है, क्योंकि इसे मैं कैश के इसमें रखता हूँ ताकि टैली हो सके। दूसरा स्टॉक है मेरा टाटा पावर एक ऐसा स्टॉक है जो मैंने अभी रिसेंटली ख़रीदा है। उसका करंट स्टॉक प्राइस है 216 रुपीज़, ठीक है। उसका लास्ट डिविडेंड कितना था? 1.75 रुपीज़ था पर शेयर। तो उसका करंट डिविडेंड प्राइस है 0.81%। तो मेरा भी उतना ही है। मेरे पास इसके 23 स्टॉक है। कॉस्ट पर यूनिट मेरा 217 है टाटा पावर का, यानी कि 217 रुपये मेरा एवरेज कॉस्ट प्राइस है टाटा पावर्स का। और उसका करंट स्टॉक प्राइस 216 है। तो मैं इसमें ज़्यादा नुकसान में नहीं हूँ, सिर्फ 22 रुपये नुकसान में चल रहा हूँ, यानी कि 0.45 रुपीज़ मैं लॉस में चल रहा हूँ अभी। ये भी अनरियलाइज है, मैंने इसको बुक नहीं किया, तो ये अनरियलाइज है, पेपर लॉस बोलते हैं ना आप, ये पेपर लॉस है, ठीक है। टोटल भी मेरा 0.45 है, क्योंकि मैंने इसके कुछ डिविडेंड्स कलेक्ट नहीं किए, मतलब दिए ही नहीं, अभी रिसेंटली तो दिए, खरीदा है मैंने। नेक्स्ट स्टॉक है मेरा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट मेरा आज उसका करंट स्टॉक प्राइस है 756.655 रुपीज़, ठीक है। उसका लास्ट डिविडेंड कितना था? 6 रुपये का उसका लास्ट डिविडेंड था। तो यील्ड कितने यील्ड में मैंने ख़रीदा है? वो 0.77 है, ठीक है, डिविडेंड यील्ड। लेकिन आज के तारीख में उसका डिविडेंड यील्ड 0.8 है, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये अगर आपको एफिशिएंटली ये सब कैलकुलेट करना है तो आपको एक गूगल शीट या एक्सेल शीट बनानी ही पड़ेगी। इसलिए तो हमारे चैनल का नाम है लर्न फाइनेंस इफेक्टिवली, ठीक है। यूनिट्स कितने हैं मेरे पास टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के साथ? टोटल कॉस्ट कितना है मेरा एक टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का? एवरेज की देखें तो 784 रुपीज़ है, ठीक है। आज की तारीख में उसका स्टॉक प्राइस है 756 रुपीज़। तो ऑफ कोर्स मैं 194 रुपीज़ लॉस में चल रहा हूँ, ठीक है। ये है अनरियलाइज, यानी कि मैंने पेपर लॉस है, ठीक है। तो परसेंटेज टर्म्स में देखे तो -3.53% है, ठीक है। पेपर लॉस में देखे तो मैंने कुछ इसके डिविडेंड या कलेक्ट नहीं किए या तो कुछ शेयर्स बेचे नहीं, तो मेरा टोटल प्रॉफिट एंड लॉस इज़ इक्वल टू माई करंट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ये फंडा है इसका। नेक्स्ट स्टॉक है मेरा ICICI जनरल इंश्योरेंस। ICICI जनरल इंश्योरेंस का स्टॉक प्राइस है 1131 रुपीज़, ठीक है। फिर इसका करंट डिविडेंड, ये इसने लास्ट डिविडेंड कितना दिया था? 9 रुपये दिया था पर शेयर का। तो मैंने जब ख़रीदा था तब उसकी यील्ड थी 0.78% ये, लेकिन आज की तारीख में इसकी डिविडेंड यील्ड है 0.88% की। मैंने 4 यूनिट्स खरीद के रखे ICICI जनरल इंश्योरेंस के। कॉस्ट पर यूनिट यानी कि एवरेज प्राइस मेरा कितने का है ICICI जनरल इंश्योरेंस का? वो है 1155, यानी कि 1155 रुपीज़ का मेरा एवरेज स्टॉक प्राइस है ICICI जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। मैं अभी 97 रुपीज़ लॉस में चल रहा हूँ, पेपर लॉस में चल रहा हूँ ICICI जनरल इंश्योरेंस में। परसेंटेज टर्म्स में देखें तो -2% का लॉस है, ठीक है।
तो ये हो गया मेरा स्टॉक समरी। फिर मैं ये स्टॉक को ट्रैक करने के लिए मैंने ये चार्ट्स बनाया है, ठीक है। ये चार्ट्स का क्या लॉजिक है ये भी मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले चलिए देखते हैं पोर्टफोलियो समरी, ठीक है। पोर्टफोलियो समरी में क्या है, ये स्टॉक्स देखने के बाद आप ये सब एक साथ एक्यूमुलेट होकर पोर्टफोलियो समरी में आता है। पोर्टफोलियो समरी में देखें तो मेरा पोर्टफोलियो कॉस्ट, ठीक है। अब ये सब देख रहे हो ना स्टॉक समरीज़ में, ये जो आज की प्राइस, आज का यूनिट, मैंने कितने यूनिट्स खरीदे, टोटल कॉस्ट कितना है, वो सब एक्यूमुलेट होकर पोर्टफोलियो समरी में आ जाता है। तो पोर्टफोलियो समरी भी सब कुछ ये ऑटोमेटेड है, मैं आपको सब एंड में समझाऊंगा, तो पूरा वीडियो देखिए। तो पोर्टफोलियो कॉस्ट कितना है, पोर्टफोलियो कॉस्ट है आज की तारीख में मेरा पोर्टफोलियो का कॉस्ट है 29,571 रुपीज़ का। आज की तारीख में उसका करंट वैल्यू कितना है 34,314 रुपीज़ का, ठीक है। अनरियलाइज्ड गेन यानी कि पेपर गेन एंड लॉस कितना है मेरा -37, यानी कि मैं -40 रुपीज़ में आज की तारीख में लॉस में हूँ, ठीक है, मेरे पूरे पोर्टफोलियो में। तो परसेंटेज टर्म्स में देखें तो -0.13% में है। फिर ये रियलाइज्ड गेन्स एंड लॉसेज, यानी कि मैंने लॉस या गेन जो बुक कर लिया है, ठीक है, मतलब मैंने गेन्स या तो निकाल लिया है या तो मैंने लॉस बुक कर लिया है। तो मैंने 4,566 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक कर लिया है, ठीक है। फिर मैंने 214 रुपये का डिविडेंड कलेक्ट कर लिया है स्टॉक से। आप देख रहे थे ना, मैंने TCS से और रिलायंस इंडस्ट्रीज से और ITC से मैंने स्टॉक्स ये डिविडेंड्स कलेक्ट किए थे, तो टोटल मिला के 214 रुपये हो गए, ठीक है। तो मेरा टोटल प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो गया, रियलाइज्ड, अनरियलाइज्ड प्लस रियलाइज्ड, ठीक है। तो -37 प्लस 4,566 उन दोनों को मिला के और प्लस डिविडेंड कलेक्टेड प्लस 214 रुपये को मिला के 4,742 रुपीज़ मैं टोटल प्रॉफिट में हूँ, ठीक है। परसेंटेज टर्म्स में देखिए मेरे पोर्टफोलियो में तो ये 16% होता है, ठीक है, यानी कि टोटल प्रॉफिट से मेरा आज का पोर्टफोलियो 16% ऊपर है जिस दिन से मैंने इन्वेस्टमेंट चालू की थी उस दिन से। फिर एक्सपेक्टेड एनुअल डिविडेंड से 460 रुपीज़, 460 रुपीज़, इसका मतलब ये जब मैं आपको दिखा रहा था ना कि लास्ट डिविडेंड पर यूनिट, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार, ये जो मैं आपको दिखा रहा था ना लास्ट डिविडेंड पर यूनिट, तो वो ये फोरकास्ट करता है कि 35 रुपीज़ चलो इसको नेक्स्ट ईयर पूरे साल में मिलने वाले हैं। इसके पास कितने यूनिट है, 0, यानी कि इसका ये 0। फिर रिलायंस से उसको 8 मिलने वाले हैं, 8 इंटू 2 16, यानी कि इसको 16 रुपये रिलायंस से मिलने वाले हैं। इसे ये सब कैलकुलेट करके एक्सपेक्टेड एनुअल डिविडेंड जो मेरे को मिलने वाला है अगले साल वो है 460 रुपीज़ का। जैसे जैसे मैं अपनी पोजीशन बढ़ाऊंगा वैसे और वैसे ऑटोमेटिकली ऊपर जाते चले जाएगा, ये मुझे कुछ नहीं करना है, ये सब ऑटोमेटेड है, ठीक है। तो ये है पोर्टफोलियो समरी। पोर्टफोलियो समरी में फिर ये एक चार्ट बनाया है मैंने, तो ये चार्ट हमें ये एक्सप्लेन करता है कि मेरे कौन से स्टॉक ने मेरे पोर्टफोलियो को ऊपर कितना पुल किया है, यानी कि जो मेरा ये प्रॉफिट परसेंटेज आप देख रहे हो 16%, उसमें से कौन से स्टॉक के कितने गेंस ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टॉक देखते हैं TCS। TCS को आपको ये जैसे कि याद होगा कि 999 रुपीज़, 999 रुपये का प्रॉफिट था, ठीक है। आपको मैं स्टॉक समरी में दिखा देता हूँ, ठीक है। ये रहा TCS, टोटल प्रॉफिट है 999 रुपीज़ का, ठीक है। तो ये 999 रुपीज़ जो TCS से मेरा गेन हुआ है उसने पोर्टफोलियो में कंट्रीब्यूट किया है 2.91%, ठीक है। तो 2.91% TCS ने कंट्रीब्यूट किया है, यानी कि मेरा पोर्टफोलियो 2.9% से TCS ने पुल अप किया, यानी कि ऊपर खींचा है। दूसरा स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में मेरा पोर्शन कितना है -0.44%, ठीक है। इसका मतलब ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने मेरे पूरे पोर्टफोलियो को -0.44% से नीचे पुल डाउन किया है, ठीक है। यानी कि 0.44% से मेरा पोर्टफोलियो जो नीचे आया है उसमें से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ये कंट्रीब्यूशन है। फिर HCL टेक ने मेरे पोर्टफोलियो को 0.47% से नीचे पुल डाउन किया है, ठीक है, क्योंकि मैं HCL टेक में भी लॉस में चल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद है HDFC बैंक। HDFC बैंक में नेगेटिव, मेरा HDFC बैंक का जो कंट्रीब्यूशन है मेरे पूरे पोर्टफोलियो में वो है -1.71%, ठीक है, क्योंकि HDFC बैंक ने 1.71% से मेरे पूरे पोर्टफोलियो को पुल डाउन किया है, ठीक है। फिर ये है हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेक्स्ट स्टॉक। हिंदुस्तान यूनिलीवर के जो मैंने गेंस बुक किए हैं, ठीक है, जो प्रॉफिट मैंने बुक किया है उसकी वजह से जो मेरा पोर्टफोलियो है वो 4.7% से ऊपर गया है, ठीक है, क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर मैंने प्रॉफिट में बेचा था, ठीक है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ फ्रेंड्स 4.7%, ठीक है। उसके बाद स्टॉक है ITC की वजह से मेरा पोर्टफोलियो 2.24% से ऊपर गया है, ठीक है। उसके बाद स्टॉक है IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक की वजह से मेरा पोर्टफोलियो 7.51% से ऊपर पुल अप हुआ है, ठीक है।
उसके बाद जो स्टॉक्स है वो है टाटा पावर, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और ICICI जनरल इंश्योरेंस। ये तीनों का जो कंट्रीब्यूशन है वो 0.5 से 0.1% के बीच में है, ठीक है। तो वो इनसिग्निफिकेंट ही है, तो इसलिए आपको मैं इसका समझा नहीं रहा हूँ। ये जो स्टार्टिंग के है वही ये तीनों को अप्लाई होते हैं, ठीक है। फिर ये दूसरा चार्ट है। दूसरा चार्ट क्या है, ये परसेंटेज एलोकेशन बताता है कि कौन सा स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में कितना वेटेज है उसका, ठीक है। एलोकेशन यानी कि वेटेज कितना है, ठीक है। तो मैंने मोस्टली सबको 15% एलोकेट करने का ट्राई किया है, ठीक है। पहला स्टॉक है ICICI जनरल इंश्योरेंस, एलोकेशन है 13.2% का। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है 15.4%, टाटा पावर है 14.5% का, कैश है 0.1% का। IDFC फर्स्ट बैंक का कंट्रीब्यूशन 15.2% का। HDFC बैंक का एलोकेशन है 16.3% का। HCL टेक का एलोकेशन है 11.4% का। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का एलोकेशन है 14% का, ठीक है। तो ये पूरा मेरा पाई चार्ट एलोकेशन दिखाता है कि कौन से स्टॉक में मैंने कितना एलोकेट किया, जो आप देख सकते हो कि मैंने सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का ट्राई किया है, ठीक है। HCL टेक को मैंने 10% ही रखा है, क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हो कि यूरोप में और US में रिसेशन आने वाला है। तो ये जो IT कंपनीज़ है उनका मोस्टली जो बिज़नेस है वो US से ही आता है और UK से आता है और यूरोपियन कंट्रीज से आता है। तो अगर वहाँ पे रिसेशन आएगा, वहाँ पे स्लो डाउन होएगा, तो ऑफकोर्स इनकी अर्निंग्स में डेंट पड़ने ही वाला है जो IT इंडस्ट्रीज़ है। तो इसलिए फिर मैंने IT इंडस्ट्रीज़ का एलोकेशन 10% ही रखा, यानी कि HCL टेक है उसके नाम का मेरा एलोकेशन, ठीक है। तो ये हो गया पोर्टफोलियो समरी। फिर चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये ट्रांजैक्शन का टेबल, ठीक है। चलिए ये ट्रांजैक्शन का टेबल क्या दिखाता है। ये ट्रांजैक्शन का टेबल आप जो मैं आपको बता रहा था, ये पूरा का पूरा ऑटोमेटेड कैसे है, ठीक है। तो मुझे आप देख रहे हैं, मुझे सिर्फ ये 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 चीज़ का ही वैल्यूज़ मेरे को अपने स्टॉक में, अपने ट्रांजैक्शन में डालना है। बाकी सब कुछ वो ये गूगल शीट्स अपने आप सब करती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, डेट, ठीक है। चलो आज देखते हैं, मैंने आज की तारीख क्या है। आज मैंने, चलो पकड़ते हैं, आज 13 अक्टूबर है, ठीक है। 13 अक्टूबर को मैंने क्या बाई किया है, मैंने बाई किया, समझिए, चलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बाई किया मैंने, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ मैंने बाई किया, 10 बाई किया मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़। कौन से प्राइस में, 2500 के प्राइस पे मोटा मोटा पकड़ते हैं, ठीक है। तो ये कर लिया। तो आप देखो अभी कुछ नहीं किया मैंने, डायरेक्ट गया हो पोर्टफोलियो समरी में। पोर्टफोलियो समरी में देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 50% हो गया, इतना बड़ा एलोकेशन हो गया। स्टॉक समरी में देखते हैं, चलिए स्टॉक समरी में मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 2 ही थे, ठीक है। तो देखिए 2 से अभी 10 हो गए, ठीक है। आप वीडियो के स्टार्ट में आपको मालूम रहेगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ मेरे पास सिर्फ 2 है, और मैंने इसको 2500 के भाव में ख़रीदा है, ठीक है। आज की तारीख में उसका करंट प्राइस है 2331 रुपीज़, यानी कि 2500 पर शेयर के प्राइस में मैंने ख़रीदा है। तो ऑफकोर्स मेरा प्रॉफिट एंड लॉस इतना ही दिखाएगा, क्योंकि मैं लॉस में ही आ जाऊँगा ऑटोमेटिकली। तो ये देख रहे हैं आप, ये सब ऑटोमेटेड है। मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ ये 1 2 3 4 5, यानी कि कौन सी तारीख को मैंने ट्रांजैक्शन किया है, मैंने क्या किया, या तो बाई किया, या तो सेल किया, या तो मेरे को उसका डिविडेंड मिला है, या तो वो स्टॉक स्प्लिट हुआ है। मेरे को डालना है, स्टॉक का नाम डालना है। स्टॉक का नाम भी देखिए ऑटोमेटेड हो गया, क्योंकि जो मेरे पोर्टफोलियोज़ में स्टॉक्स है उनके नाम ये ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, तो मेरे को डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अगर मैं न्यू स्टॉक बाय कर रहा हूँ तो उसका एक बार मेरे को एंट्री करना पड़ेगा नाम का, लेकिन एक बार एंट्री होने के बाद मुझे वो सब ऑटोमेटेड हो जाएगा। फिर कितने शेयर्स खरीदे हैं मैंने, ठीक है, वो एंट्री करनी है मेरे को। फिर कौन से प्राइस पे मैंने ख़रीदे वो एंट्री करनी है। अगर कोई फ़ीस लगी है, यानी कि ब्रोकरेज चार्जेस लगा है, तो मुझे ऐड करना है, ठीक है। बस बाकी सब ये ऑटोमेटेड हो जाता है। तो चलिए मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने किया नहीं है, तो ये डिलीट कर दिया। चलिए देख लेते हैं पोर्टफोलियो समरी में अपने आप। ये देखो कम हो गया ना आपके सामने, सब ऑटोमेटेड है, ठीक है। ये सब मैंने ऑटोमेटेड तरीके से किया है, ताकि मुझे बाद में टेंशन ना हो। तो चलिए ट्रांजैक्शंस में देखते हैं। मैं जो आपको बोला था ना, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC और IDFC फर्स्ट बैंक जो मैंने सेल किया है, प्रॉफिट बुक कर लिया। तो IDFC फर्स्ट बैंक में 93 स्टॉक्स मैंने बेच दिए थे शेयर्स, ठीक है। प्रॉफिट में 54-55 रुपीज़ में बेचे थे मैंने। फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर भी बेच दिया और ITC भी बेच दिया था मैंने। तो ये आपके सामने है ट्रांजैक्शंस, और ये मेरा पूरा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, मैंने कैसे क्या क्या किया था ट्रांजैक्शन में। फिर ये एक है जो कैश रखा है मैंने, ये मैं अपने आप खुद ही अपडेट करता हूँ कि 32 रुपीज़ मेरे पास अभी कैश है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो मैं अपडेट करता हूँ कि मेरे पास ज़ीरोधा, या आप जो भी यूज़ करते हो, एंजल, जैसे कि मैं एंजल, ज़ीरोधा और मोतीलाल ओसवाल तीनों है मेरे पास। तो उसमें कितना कैश है वो मेरे को यहाँ पे एंट्री कर दो, तो वो भी परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है।
ये था मेरा ट्रांजैक्शंस का। अभी सबसे बड़ा और सबसे मेन चीज़ है मेरी ये चार्ट्स। ये चार्ट्स है जो आपको एक्सप्लेन करते हैं कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये डेली चार्ट्स है। ये डेली चार्ट में अभी एक स्पाइक मारा है क्योंकि मैंने आपके सामने देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ख़रीदा था मैंने, जो फेक ख़रीदा था, तो ये उसका एंट्री यहाँ पे और तुरंत आ गया। देखिए मैंने कुछ किया नहीं है, फिर भी आ गया। चलो ये एक एंट्री डिलीट मार देते क्योंकि ये झूठी एंट्री है, तो आपको और मेरे को कंफ्यूज ना हो इसके लिए चलो ये एक एंट्री डिलीट मारते हैं, तो आपको अच्छे से ये चार्ट समझ में आ जाएगा। तो जी हाँ, ये देखिए, ये है मेरा आज का 1 डे पोर्टफोलियो चेंज। ठीक है, तो ये मेरे पोर्टफोलियो ने एक दिन में कैसा परफॉर्म किया है ये उसका चार्ट है, और क्या कितने परसेंटेज से ऊपर या नीचे गया है ये परसेंटेज टर्म्स में इसकी वैल्यू है। तो आज मेरे पोर्टफोलियो ने रिटर्न्स दिए हैं -0.18%। ठीक है, यानी कि मेरा पोर्टफोलियो 0.18% से नीचे गया है। उसी प्रपोर्शन में हम देखते हैं निफ्टी 50 आज गया है 0.6% से नीचे। ठीक है, 0.64। तो अगर निफ्टी 0.64% से नीचे गया है और उसी कंपेयर में मेरा पोर्टफोलियो गया है -0.18% से नीचे, तो ऑफकोर्स मैंने आउट परफॉर्म दिया है। 0.46% का मेरा आउट परफॉर्मेंस है निफ्टी के कंपैरिजन में। भले ही मैं नेगेटिव में हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे से ज़्यादा नेगेटिव क्या चल रहा है, निफ्टी में गया है, तो मैं ऑफकोर्सली आउट परफॉर्म किया। तो मेरा एम यही है कि मेरा पोर्टफोलियो निफ्टी से आउट परफॉर्म करे, भले ही नीचे गिरे मेरा पोर्टफोलियो, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो गिरते मार्केट में भी आउट परफॉर्म करना चाहिए और राइजिंग मार्केट में भी मेरा पोर्टफोलियो आउट परफॉर्म करना चाहिए। मेरा एम वही है। ठीक है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि निफ्टी से, इंडेक्स इन्वेस्टिंग से एटलीस्ट 12% तो आंख बंद करके, ठीक है, और डिविडेंड्स इंक्लूड किया तो 13-14% तो आंख बंद करके मिलने ही वाले हैं। ठीक है, इंडिया की वजह से, क्योंकि इंडिया एक ग्रोथ स्टोरी है नेक्स्ट 10 साल के लिए। ठीक है, तो चलो ये हो गया 1 डे पोर्टफोलियो चेंज का ग्राफ। दूसरा चार्ट देखते हैं। दूसरा चार्ट क्या है, डेली स्टॉक कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या है कि मेरे पोर्टफोलियो के चेंजेस में कौन से स्टॉक ने कितना कंट्रीब्यूट किया है ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, तो चलिए आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, आप देख रहे हो, तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक आज 0.24% से ऊपर गया है। ठीक है, इन निफ्टी, आपको मैं बोल रहा हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का पूरा स्टॉक, लेकिन आपको मालूम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ मेरे पोर्टफोलियो में सिर्फ 13-14% ही है, तो 0.24 × 14% आ जाता है। ये देखिए यहाँ पे इतना छोटा है कि दिख भी नहीं रहा है। मैं आपको जूम करके बताता हूँ ये क्या है। आप देख रहे हो आज का कंट्रीब्यूशन की 0% देखिए 0.03% है आज का मेरा कंट्रीब्यूशन बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज़। ठीक है, मेरे पोर्टफोलियो में कंट्रीब्यूशन। दूसरा स्टॉक देखते हैं, चलिए समझाने के लिए HCL टेक। आज HCL टेक का रिजल्ट आया, तो HCL टेक का स्टॉक 3% से ऊपर गया है। ठीक है, 3% से, लेकिन मेरे पोर्टफोलियो में HCL टेक का वेटेज है 11%। ठीक है, 11% × 3 कितना होता है, ये होता है 0.35%। तो मेरा पोर्टफोलियो बिकॉज ऑफ HCL टेक 0.35% से ऊपर क्या है, ये इसका कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, HCL टेक का। वैसे ये मेरे पूरे पोर्टफोलियो में कितनी होल्डिंग्स है सबको दिखाता है ये। उसके बाद है HDFC बैंक। HDFC बैंक आज नीचे गिरा है -0.98% से, यानी कि तकरीबन 1% से नीचे गिरा है। HDFC बैंक का मेरा वेटेज है 16% का अपने पोर्टफोलियो में, तो 16 × -0.98 का वैल्यू होता है -0.16% का। ठीक है, तो मेरा पोर्टफोलियो बिकॉज ऑफ HDFC बैंक -16 यानी कि 0.16% से नीचे गिरा है। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर और ITC मेरे पास 0 स्टॉक्स है, इसलिए उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। फिर IDFC फर्स्ट बैंक, मेरा IDFC फर्स्ट बैंक आज -1.36% से नीचे गिरा है, तो IDFC फर्स्ट बैंक का मेरा 13-14% वेटेज है। इंटू कर दे इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाता है -0.21, यानी कि IDFC फर्स्ट बैंक ने मेरे पोर्टफोलियो को 0.21% से नीचे पुल डाउन किया है। टाटा पावर एक दूसरा स्टॉक है, टाटा पावर भी आज 0.76% से नीचे गिरा है, तो मेरे पोर्टफोलियो का कंट्रीब्यूशन उसका हो जाता है -0.11%, यानी कि 0.11% से नीचे पुल डाउन किया है। और ICICI जनरल इंश्योरेंस और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट नेग्लिजिबल नीचे गिरे, तो ऑफकोर्स पोर्टफोलियो कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हो 0.02% है, और ICICI का 0.04% है। ठीक है, चलिए उसके बाद एक नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। ये है एनुअल डिविडेंड्स कलेक्टेड का ग्राफ। ये क्या दिखाता है कि मैं, ये ईयरली बेसिस में दिखाता है 2021, 2022, 2023, वैसे ये ईयरली बेसिस पे दिखाता है कि मैंने कितना डिविडेंड कलेक्ट किया है। तो मेरा ये एम है कि हर साल मेरा डिविडेंड कलेक्टेड शुड बी मोर देन द प्रीवियस ईयर
और उसका कैगर भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है, ताकि मुझे बेसिक और पैसिव इनकम मिल सके। आज के तारीख में बहुत कम दिखेगी, लेकिन यही 10 साल 20 साल बाद बहुत ज़्यादा रहेगी। तो ये मेरा बेसिक एम यही है इस चार्ट का। फिर नेक्स्ट चार्ट है एनुअल गेन एंड लॉसेस, यानी कि पूरे साल में मैंने कितना ट्रांजैक्शंस किया है, ठीक है, या मैंने बाई किया है या सेल किया है। तो अगर मैंने सेल किया है तो कौन सी, या तो मैंने प्रॉफिट में सेल किया है या लॉस में सेल किया है। तो ये जो सेल का जो पार्ट है, जो प्रॉफिट है या लॉस है, वो ये सबको इकट्ठा मिला के एक चार्ट में बना के अक्यूमुलेट करके मेरे को दिखाता है कि चलो ठीक है, ये साल दिखाते हैं 2022 में मेरा टोटल प्रॉफिट एंड लॉस 4500 का है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि मैंने प्रॉफिट टोटल मेरा 6000 का रहेगा और लॉस मैंने 2000 का बुक किया रहेगा, तो 6 माइनस 2 इस 4000, तो वैसे करके ये 4000 भी दिखा सकता है। ये कैसे भी दिखा सकता है, ये सिर्फ आपको दिखाता है कि आप एक साल में नेट प्रॉफिट में हो कि नेट लॉस में हो, ठीक है, आपके सेल पोजीशंस पे। ये आपके ऑन पेपर लॉस या प्रॉफिट नहीं दिखाते, ये आपका बुक्ड प्रॉफिट एंड लॉस ही काउंट करता है, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। ये है ऑल टाइम चार्ट, ठीक है, यानी कि मेरे पोर्टफोलियो ने जिस दिन से मैंने इन्वेस्टमेंट चालू की है, आज से 1 साल भी नहीं हुआ मैंने इन्वेस्टमेंट चालू की, तो कितना टोटल प्रॉफिट हुआ है मेरा। ये कैगर नहीं बता रहे, ये है एब्सोल्यूट रिटर्न्स है ये, ठीक है। जो एब्सोल्यूट रिटर्न्स है मेरे पोर्टफोलियो का वो है 37.61% का, ठीक है, यानी कि 37% मेरा एब्सोल्यूट रिटर्न्स है मेरे पोर्टफोलियो का। तो ये है उसका ग्राफ, ठीक है। तो जब मैंने इन्वेस्टमेंट चालू की तब मेरा पोर्टफोलियो नेगेटिव में चला गया, फिर वापस से पॉजिटिव में गया, फिर थोड़ा नेगेटिव, थोड़ा रिकवर, ऐसे ही ऊपर नीचे आप ये ट्रेंड देख सकते हो। यानी कि जैन 2022 से लेके जुलाई 2022 तक मेरा पोर्टफोलियो फ्लैट था, फिर जुलाई 2022 से मेरे पोर्टफोलियो ने स्पीड पकड़ी है, ठीक है। तो आप ये छोटी सी ब्लू लाइन देख रहे हो, ये है ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कितना परफेक्ट टेक्निकल चार्ट बना है ये, ठीक है। आप ये देख रहे हो एग्जैक्टली मेरे पोर्टफोलियो ने मेरे ही ट्रेंड लाइन के ऊपर एक सपोर्ट बनाया है और ऊपर गया है मेरा पोर्टफोलियो। तो आप ये चेक कर सकते हो, दिख रहा है ये कैसे सपोर्ट लेके खड़ा है मेरा पोर्टफोलियो आज। तो ये है मेरा टोटल प्रॉफिट एंड लॉस का ग्राफ, ठीक है। चलिए दूसरा चार्ट देखते हैं। दूसरा चार्ट ये देखिए, ऑल टाइम चार्ट के अंदर टोटल प्रॉफिट एंड लॉस है और ऑल टाइम चार्ट के अंदर ये टोटल पोर्टफोलियो कॉस्ट एंड वैल्यू का चार्ट है ये, ठीक है। तो ये ऑल टाइम में पोर्टफोलियो कॉस्ट और वैल्यू क्या समझाता है हमें, देखिए चले। ये जो लाल लाइन है, ये लाल लाइन दिखाती है कि मेरे पोर्टफोलियो का वैल्यू क्या है, और ये ब्लू लाइन दिखाती है कि मेरे पोर्टफोलियो का कॉस्ट क्या है। तो समझिए कॉस्ट और वैल्यू क्या है। सपोज एक शेयर 100 रुपये का, ठीक है, मैंने एक शेयर खरीदा है 100 रुपये का, तो टोटल कॉस्ट हो गई मेरी 100 रुपये। तो ये पोर्टफोलियो कॉस्ट में 100 रुपये ऐड कर देगा। फिर अगर वही स्टॉक 100 रुपये से 150 रुपये हो गया, तो ठीक है, मेरा पोर्टफोलियो जब मैंने ख़रीदा तब मेरा पोर्टफोलियो कॉस्ट इज़ इक्वल टू पोर्टफोलियो वैल्यू, ठीक है। जो जितना मेरा कॉस्ट है उतना ही मेरा वैल्यू है। लेकिन सपोज़ 1 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, 1 साल बाद अगर वो 100 रुपये का स्टॉक 150 रुपये हो गया, तो पोर्टफोलियो कॉस्ट मेरा कांस्टेंट रहेगा 100 रुपये, क्योंकि पड़ा तो मेरे को 100 रुपये में ही, लेकिन पोर्टफोलियो का जो वैल्यू है वो 100 से 150 रुपये हो जाएगा। वैसे ही अगर वो स्टॉक 100 रुपये से 50 रुपये भी होगा, तो मेरा पोर्टफोलियो का कॉस्ट विल बी सेम, जो 100 रुपये है, लेकिन वो पोर्टफोलियो का वैल्यू 100 रुपये से 50 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हो कि ये पोर्टफोलियो कॉस्ट और वैल्यू कैसे दिखाता है। तो ये देखिए ब्लू लाइन आप देख रहे हो ना, ये पोर्टफोलियो कॉस्ट है, और रेड लाइन है वो पोर्टफोलियो वैल्यू है। तो आप देखो ये इस टाइम स्टार्टिंग के उसमें मेरा पोर्टफोलियो का कॉस्ट वॉज मोर देन पोर्टफोलियो का वैल्यू, यानी कि मैं लॉस में चल रहा था। तो वैसे ही आप ट्रेंड ये देखिए, अब चार्ट देखोगे तो आपको यहाँ पे समझेगा कि पोर्टफोलियो कॉस्ट और वैल्यू कैसे मेरा बिहेव कर रहा है। तो आज की तारीख में मेरा पोर्टफोलियो का कॉस्ट इज़ ब्लू लाइन और वैल्यू इज़ रेड लाइन, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है मेरा टोटल प्रॉफिट एंड लॉस, जो आपको यहाँ पे ये चार्ट में दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद वाला चार्ट है क्यूम्युलेटिव रियलाइज्ड गेन्स स्लैश लॉसेस एंड डिविडेंड्स कलेक्टेड, यानी कि जो आपको मैं दिखा रहा था ना ये चार्ट, एनुअल गेन एंड लॉसेस, वो थोड़ा बहुत इस पे भी डेरिव मारता है, ठीक है, ये वाले चार्ट पे। क्यूमुलेटिव रियलाइज्ड गेन्स एंड लॉसेस, ठीक है। रियलाइज्ड मतलब जो मैंने स्टॉक्स सेल कर दिए हैं, ठीक है। तो आपको ये चार्ट से समझ में आएगा कि अगर मेरी ये लाइन ऊपर जा रही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने वो प्रॉफिट में बुक किया है। अगर ये लाइन नीचे जा रही है, जैसे कि थोड़ी सी देखो आप, ये लाइन नीचे जा रही है, तो आपको वीकली चार्ट में दिख जाएगा, उसका मतलब ये है कि मैंने थोड़ा सा लॉस बुक किया है, ठीक है। आप देख सकते हो ये
11 अक्टूबर को वैल्यू है 4566, उसके पहले है 7 अक्टूबर को 5287, यानी कि 5287 मेरा एक टाइम प्रॉफिट में था मैं, और उसके बाद मेरा प्रॉफिट गिर के टोटल प्रॉफिट गिर के 4566 हो गया, यानी कि मतलब मैंने लॉस बुक किया है 700 रुपये का। तो ये आपको ये ट्रेंड चार्ट दिखाता है, ब्लू लाइन है वो मैंने कितना प्रॉफिट या लॉस कमाया है अपने सेल ट्रांजैक्शन पे, ये उसका ग्राफ दिखाता है। फिर ये जो लाल है, ये लाल लाइन दिखाती है कि मैंने कौन से टाइम पे कितना डिविडेंड कलेक्ट किया है कंपनी से, ये उसका चार्ट दिखाता है। उसके बाद ये चार्ट है, ये चार्ट क्या दिखाता है, ये चार्ट मेरा एक फ़िलॉसफी है कि टाइमिंग द मार्केट इज़ मच बेटर देन टाइमिंग द मार्केट, ठीक है। यानी कि आप ये मत देखो कि मैं एकदम टॉप पे सेल कर दूँगा, एकदम बॉटम पे बाय कर लूँगा। आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करने जाओगे तो आपके साथ रिटेल इन्वेस्टर के साथ उल्टा ही होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये चार्ट, ये चार्ट क्या सिग्निफाई करता है, ये चार्ट ये सिग्निफाई करता है कि अगर मैं ये ज़ीरो की लाइन से नीचे हूँ, ठीक है, मेरा वैल्यू आज की तारीख में, तो मैं नेट इन्वेस्टेड हूँ स्टॉक मार्केट में। और जब भी मैं ज़ीरो के ऊपर हूँ तो इसका मतलब है कि मैं नेट इन्वेस्टेड नहीं हूँ स्टॉक मार्केट से, यानी कि मैंने स्टॉक्स बेच के जो कैश रखा है अपने पास, वो कैश मैंने अलग से रखा है और स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं किया है, ठीक है। ये ग्राफ ये दिखाता है। तो आप देख सकते हो कि मैं मोस्टली सिर्फ ये एक इंसिडेंस है, 1 2 और ये छोटा सा टाइम है 3, ये 3 बार ही मैंने स्टॉक मार्केट से अपने प्रॉफिट या लॉसेस बुक किए थे और कैश के रूप में मैंने साइड में पैसा रखा था, ठीक है, स्टॉक्स में इन्वेस्टेड नहीं था। तो आप ये टाइम होराइजन देखिए, ठीक है, एकदम छोटा सा टाइम है ये फर्स्ट वाला, ये दूसरा भी एकदम छोटा सा टाइम है, ये तीसरा भी छोटा सा टाइम है। इसका मतलब क्या है कि मैंने एक स्टॉक से प्रॉफिट बुक किया रहेगा, मैंने कैश साइड में रखा रहेगा, वेट करता रहूँगा दूसरी अपॉर्चुनिटी के लिए कि कौन सा स्टॉक अंडर वैल्यूड मेरे को मिल जाए तो मैं उसमें इन्वेस्ट कर सकूँ, ठीक है। तो ये वैसा है। और आप ये बिलो द ज़ीरो लाइन के नीचे जो भी आप टाइम देख रहे हो या लाइन देख रहे हो, इसका मतलब मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हूँ, जो मोस्टली 70 to 80% में मोस्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड ही रहता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया ऑल टाइम चार्ट, ठीक है, ये तीनों के तीन ऑल टाइम चार्ट है। ये सेम कॉन्सेप्ट मैंने वीकली चार्ट में लगा है, ठीक है। तो वीकली चार्ट में यानी कि पिछले 7 दिन में मेरे पोर्टफोलियो ने रिटर्न्स दिए हैं -4.45%, ठीक है। -4.45 मतलब क्या था आप समझ सकते हो, बहुत गंदा रिटर्न है ये, क्योंकि इसी टाइम होराइजन में निफ्टी ने दिया है रिटर्न्स -1.73%, ठीक है। तो आप देखिए मेरा अंडर परफॉर्मेंस कितना हुआ, अंडर परफॉर्मेंस हुआ -2.71% का, ठीक है। नेक्स्ट है अपना वीकली चार्ट, ठीक है। तो हम देखते हैं वीकली चार्ट में टोटल प्रॉफिट एंड लॉस का चार्ट कैसा है। तो आप देख सकते हैं इस हफ्ते मेरे पोर्टफोलियो ने रिटर्न दिए हैं -4.45% के, ठीक है। यानी कि आप चार्ट देख सकते हो ये सीधा डाउन ट्रेंड में ही है। आप ये छोटी सी ब्लू लाइन देख रहे हो, ये भी आपको दिखा रही है कि ये डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो पोर्टफोलियो ने आज की डेट में यानी कि आज का डे गिन कर रिटर्न दिए हैं -4.45%, और इसी दौरान निफ्टी ने रिटर्न दिए हैं -1.73%, यानी कि मैंने निफ्टी से भी पूरा परफॉर्मेंस दिया है मेरे पोर्टफोलियो में। तो मेरे पोर्टफोलियो का अंडर परफॉर्मेंस है -2.71% का, ठीक है। आप समझ सकते हो कि ये बहुत ही बुरा अंडर परफॉर्मेंस है। नेक्स्ट है अपना पोर्टफोलियो कॉस्ट एंड वैल्यू, ठीक है। तो पोर्टफोलियो कॉस्ट एंड वैल्यू में आप देख सकते हो कि मेरा कॉस्ट थोड़ा सा राइज अप हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैंने 100 रुपये का शेयर 100 या 200 रुपये के जो एक्स्ट्रा कैश थे वो मैंने इसमें डाल दिए थे, ठीक है, क्योंकि मुझे कैश नहीं चाहिए था। तो ये पोर्टफोलियो का कॉस्ट थोड़ा सा ऊपर गया है, ठीक है, लेकिन ये पूरे टाइम फ्लैट ही था पूरे वीक में। और आप उसे देख सकते हो कि पोर्टफोलियो का वैल्यू थोड़ा सा इधर डिप डाउन हुआ है, ठीक है। तो ऑफकोर्स क्योंकि जैसे ही टोटल प्रॉफिट एंड लॉस मेरा नीचे गया है तो ऑफकोर्स वैल्यू भी मेरा नीचे ही जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस है मेरा टोटल प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। फिर आप ये देख सकते हो क्यूमुलेटिव रियलाइज्ड गेन्स एंड लॉसेस, ठीक है। तो इस हफ्ते मेरे कुछ गेन्स एंड लॉसेस मोस्टली फ्लैट ही था। ये जो इतना डिप हुआ है वो मैंने एक स्टॉक बेचा रहेगा मोस्टली कोई, तो उसकी वजह से हुआ रहेगा, जो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। फिर ये लाइन दिखाती है कि मैं ये टाइम मैं पॉजिटिव कैश फ्लो में हूँ, ठीक है। आप देख रहे हो सम ऑफ कैश फ्लो 2954, यानी कि इतना मेरे पास कैश था वो मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं अभी पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हूँ, ठीक है, वीकली बेसिस पे।
तो चलिए नेक्स्ट चार्ट है अपना 30 डेज चार्ट। 30 डेज चार्ट में आप देख सकते हैं टोटल प्रॉफिट एंड लॉस मेरा -1.50% है, ठीक है। इसका मतलब है देखिए आप, मैं फ्लैट ही चल रहा हूँ, ठीक है। इसमें ज़्यादा 1.5% का कुछ ज़्यादा ये लॉस नहीं रहता 30 डेज़ में देखे तो आप देख सकते हो ऊपर नीचे, लेकिन मोस्टली ट्रेंड लाइन थोड़ी सी फ्लैट ही है। जब मेरे पोर्टफोलियो ने -1.5 का रिटर्न दिया है तो उसी टाइम निफ्टी ने -5.5 के रिटर्न दिए, -5.5% के रिटर्न। तो ऑफकोर्स मैं पोर्टफोलियो अपने निफ्टी से मेरा पोर्टफोलियो आउट परफॉर्म ही कर रहा है। तो परसेंटेज टर्म्स में देखें तो आउट परफॉर्मेंस मेरा 4% है, ठीक है। यानी कि मेरे पोर्टफोलियो ने निफ्टी से 4% का आउट परफॉर्मेंस दिया है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्यूमुलेटिव रियलाइज्ड गेन्स एंड लॉसेस में देख सकते हो आपकी ये ऊपर जा रहा है, ये लाइन है ऊपर जा रही है। इसका मतलब है कि मैंने कुछ प्रॉफिट बुक किया रहेगा, फिर ये पूरा टाइम फ्लैट है, फिर ये वापस ऊपर गया तो मैंने प्रॉफिट बुक किया। ये जब नीचे आया था तब मैंने थोड़ा सा लॉस बुक किया रहेगा, और ये अभी भी वापस फ्लैट है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ जब लाइन गई तब मैंने अपने स्टॉक्स का प्रॉफिट बुक किया रहेगा, यानी कि कैश दिख रहा है आप, यहाँ से यहाँ ऊपर गई है लाइन। इसका मतलब है कि मैंने प्रॉफिट बुक किया है। तो प्रॉफिट बुक किया मतलब मैंने कैश ही लिया है ना, मतलब कैश में ही प्रॉफिट बुक किया। अब कैश साइड में रखे तो आप ये देख सकते हो ये लाइन ऊपर गई है। इसका मतलब है कि मैं स्टॉक मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं हूँ ऑन 30 डेज़ पीरियड। फिर यहाँ से यहाँ वापस लाइन नीचे चली गई, यानी कि इधर जो मैंने कैश एक्यूमुलेट किया था वापस मैंने री इन्वेस्ट कर दिया स्टॉक मार्केट में, क्योंकि मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ तुरंत मिल गई, ठीक है। तो इसलिए आप ये ऐसी लाइन देख रहे हैं। फिर वैसे देखें तो 30 डेज़ चार्ट में पोर्टफोलियो ने रिटर्न दिए हैं मेरे 12%, ठीक है। 3 मंथ, सॉरी 30 डेज़ नहीं 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स चार्ट में पोर्टफोलियो ने मेरे को 3 महीने में रिटर्न दिए हैं 12% के, और निफ्टी ने इसी 3 महीने के दौरान रिटर्न दिए हैं 4.5% के, ठीक है। तो ऑफकोर्स मेरा आउट परफॉर्मेंस है। आउट परफॉर्मेंस मेरे पोर्टफोलियो का कितने परसेंटेज से है, वो है 7.61% से मेरे पोर्टफोलियो ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है, ठीक है। क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो ने रिटर्न दिए है 12% के, निफ्टी ने दिए हैं 4.5 से 5% तक रिटर्न, ठीक है। तो चलिए ग्राफ देख लेते हैं। ये ग्राफ देख रहे हो आप, 3 महीने में पूरा का पूरा अप ट्रेंड ही है, ठीक है। ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ इतने टाइम फ्रेम में थोड़ा कूल ऑफ हो गया है, ठीक है, मेरा रिटर्न से। यानी कि ये लास्ट का 3 महीने का ही पीरियड है ना, ये देख रहे हो ये 3 महीने का पीरियड। ये जूम आउट करके देखोगे तो ये अगर इतने ही पार्ट को देख रहे हो आप, ये इतने पार्ट को जूम इन कर दिया, वो 30 डेज़ का ये ऐसे फ्लैट हो गया, ठीक है। तो ये भी फ्लैट है, तो आप ऐसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो मेरे डेटा को, क्योंकि मैं ये सब ऑटोमेटेड है, ये मेरा हाथ का कुछ नहीं है। एक बार मैंने पूरा कोडिंग वोडिंग और ये बना दिया है तो उसके बाद ये सब ऑटोमेटेड हो जाता है, ठीक है। तो 3 डेज़ प्रॉफिट एंड लॉस आपके सामने है। फिर 30 डेज़ पोर्टफोलियो कॉस्ट एंड वैल्यू देखते हैं। चलो, तो 30 डेज़ का पोर्टफोलियो कॉस्ट एंड वैल्यू देख रहे हो आप, ये पूरा का पूरा फ्लैट ही है मोस्टली 30 डेज़ में। कॉस्ट और वैल्यू ऊपर ही जा रही है, जो ऊपर अप्स एंड डाउन्स है ये अगर जूम इन करेंगे तो आपको ऐसे थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन दिखेगी। जूम आउट करके 3 मंथ्स इज अबाउट व्हाट 90 डेज़, राइट। तो 90 डेज़ में इतना जूम आउट करके दिखता है, क्योंकि लॉन्गर होराइजन हो गया ना टाइम पीरियड, तो इसमें आपको ये दिख रहा है। फिर क्यूमुलेटिव रियलाइज्ड गेन्स एंड डिविडेंड्स कलेक्टेड, तो ये उसका ही चार्ट है। चाहिए ये इसमें प्रॉफिट बुक किया रहेगा मैंने, फिर फ्लैट है, फिर वापस प्रॉफिट बुक किया, फिर फ्लैट है, फिर वापस प्रॉफिट बुक किया, थोड़ा सा लॉस बुक लिया और फ्लैट है। तो टाइम इन द मार्केट, ठीक है, ये देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो लाइन ऊपर जा रही है ना इतनी, तो इतनी लाइन यहाँ पे भी ऊपर जा रही है। इसका मतलब है कि मैंने यहाँ से यहाँ प्रॉफिट बुक किया है और वो कैश मैंने साइड लाइन्स में रखा है और री इन्वेस्ट नहीं किया। फिर मेरे को जैसे अपॉर्चुनिटी मिली तुरंत मैंने री इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर ये 0 पे चला गया, यानी कि मैं न्यूट्रल हूँ, ठीक है। ना ही मैंने बाई किया, ना ही मैंने कैश पोजीशंस रखी है, यानी कि इन्वेस्टेड हूँ टोटल पूरा का पूरा। ये वैसे ऊपर नीचे होते जाता है। फिर ये जो पॉजिटिव में है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ जो पॉजिटिव में गया है, ठीक है। इसका मतलब है कि मैंने प्रॉफिट बुक किया है और कैश अपना स्टॉक मार्केट से निकाल के बाहर कैश में रखा है, ठीक है। तो ये क्रॉस चेक करने के लिए आप ये लाइन देख सकते हैं। यहाँ से यहाँ मेरी लाइन ऊपर जा रही है, यानी कि मैंने प्रॉफिट बुक किया है। प्रॉफिट बुक करके मैंने तुरंत री इन्वेस्ट नहीं किया, कैश के पोजीशंस बनाए मैंने। तो आपको ये ऐसे लाइन से ये रिकन्फर्म हो जाता है। फिर ये वापस से लाइन डिप हुई है, इसका मतलब मैंने री इन्वेस्ट कर दिया है सब कैश, ठीक है। उसके ये हो गया 3 मंथ चार्ट। उसके बाद है 6 महीने का चार्ट, ठीक है। 6 महीने यानी कि हाफ ईयरली में मेरे पोर्टफोलियो रिटर्न्स ये है
14% के, और निफ्टी एकदम फ्लैट रहा है यानी कि -0.93%, यानी कि मोस्टली फ्लैट ही है। तो मेरा आउट परफॉर्मेंस, मेरे पोर्टफोलियो का आउट परफॉर्मेंस एज़ कम्पेयर टू निफ्टी 15% है, ठीक है। अब 15% से मेरा पोर्टफोलियो आउट परफॉर्म किया है। तो ये चार्ट आप देख सकते हो, मोस्टली ये पहले फ्लैट ही रहा है, फिर अचानक से ये ऊपर पकड़ा है, यानी कि आप ये जो अप ट्रेंड देख रहे हो यही अप ट्रेंड कैप्चर हुई है, बस ये जूम आउट ही है। 6 महीने का है और ये 3 महीने का है, तो इसमें और 3 महीने ऐड कर दिया हमने, तो ये 3 महीने का ये चार्ट है ये, ठीक है। और नेक्स्ट 3 महीने का जूम इन करके ये ऐसे दिखाया है। तो ये सब आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि अगर कोई मैथमेटिकली स्किल्ड पर्सन है जो चार्ट्स और स्टैटिस्टिक्स सीखता है तो ये आराम से ये सब क्रॉस चेक कर सकता है ये, ठीक है। फिर पोर्टफोलियो कॉस्ट और वैल्यू देखते हैं कौन से 6 महीने पीरियड की। तो आप देख सकते हो कि पहले 3 महीने मेरा पोर्टफोलियो कॉस्ट और वैल्यू एकदम सेम ही था, ठीक है। मैं थोड़ा सा प्रॉफिट थोड़ा सा लॉस, यानी कि मेरे रिटर्न्स कुछ नहीं थे, नेग्लिजिबल से रहेगी मेरे रिटर्न, 0%, 1%, 2%, -1%, 2%, ठीक है। फिर अचानक ये लास्ट के 3 महीने में ये अप ट्रेंड पकड़ा है। आप ये देख रहे हो यहाँ से ऊपर जा रहा है, ये फ्लैट है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिए, और यही पॉइंट ऊपर चेक किए। तो ये लास्ट 3 मंथ पीरियड है ये, ठीक है। ये 6 मंथ हो गया, ये 3 मंथ में देखो ये 0 पॉइंट, ये पॉइंट्स है, ये अप ट्रेंड है, ये फ्लैट है। 6 मंथ्स में आप क्रॉस चेक कर सकते हो इसे, ये पॉइंट वो है, यहाँ फ्लैट है और ये अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। और ये इसके पहले के 3 महीने रहेंगे, यानी कि ये फर्स्ट 3 मंथ्स, ये बाद के ये 3 मंथ्स, ठीक है। तो वैसे ये 6 मंथ्स हो गए, और इसको जूम इन करके ये लास्ट के 3 मंथ्स का ये चार्ट है, यानी कि सब वैल्यू क्रॉस मैच हो रही है, यानी कि मेरा डेटा पूरा करेक्ट है, ठीक है। तो 6 मंथ के क्यूमुलेटिव रिटर्न्स आप देख सकते हो कि फ्लैट है, मैंने कुछ नहीं किया था। फिर प्रॉफिट, ये सब लास्ट के 3 महीने का सब ये आप चेक कर सकते हो। फिर 9 मंथ पीरियड में 9 महीने के उसमें मेरे पोर्टफोलियो ने रिटर्न दिए है 19% के, ठीक है, 19%। और सेम इसी टाइम पीरियड में निफ्टी ने -7% के रिटर्न दिए हैं, ठीक है। यानी कि आप सोच सकते हो मेरे पोर्टफोलियो ने कितना बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिया है पिछले 9 महीने में। मेरे पोर्टफोलियो का आउट परफॉर्मेंस है 26% का। ये मोस्टली क्यों हुआ है, क्योंकि मेरे जो 3 स्टॉक्स मैंने बेचे थे, IDFC फर्स्ट बैंक, ITC और हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये और TCS, ये 4 स्टॉक की वजह से ही इतना बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिया है, क्योंकि ये एकदम डीप 4 वैल्यू स्टॉक्स थे जो एकदम अप ट्रेंड में आके मैंने टॉप पे सेल कर दिए और निकल गया मैं उससे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड स्टॉक्स हो चुके थे ये, ठीक है। तो इसलिए ये मेरे 26% मेरा आउट परफॉर्मेंस है। अब ये चार्ट देख सकते हो, ये देखो पहले 9 मंथ्स में एकदम ऐसे फ्लैट एकदम नीचे चला गया था, फिर इसने थोड़ी सी रिकवर की, और ये पूरा टाइम ये देखो इधर से इधर तक, यानी कि पिछले 3 महीने में रिटर्न दिए, लेकिन उससे पहले 6 महीने में कुछ भी रिटर्न नहीं दिए, और बाद में तुरंत ही अप ट्रेंड पकड़ा मेरे पोर्टफोलियो ने। यानी कि ऐसा आप मत सोचो कि मैंने आज पैसे डाले और कल एकदम डबल हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो रिटर्न दिखेगा। आप ये सोच के समझिए कि मैं आज पैसे डाल रहा हूँ तो कल वो 10% से गिरने ही वाले हैं। आप वो माइंडसेट लगा के इन्वेस्ट कीजिए, तो आप कभी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। लेकिन आप ऐसी अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए कि अगर वो 10% भी गिरे तो आपका मन घबराना नहीं चाहिए, उल्टा आपका मन ये कहना चाहिए कि भाई 10% गिरा है और डाल इसमें बड़ा प्रॉफिट होएगा। तो वैसे ही मेरे वो 4 स्टॉक्स थे, TCS, ITC, हिंदुस्तान यूनिलीवर और IDFC फर्स्ट बैंक, ठीक है। तो गाइस बस यही है आज के लिए। आपको होपफुली समझ में आया होगा कि मेरा ये एक्सेल शीट क्या वैल्यू करता है, क्या डिटेक्ट करता है, क्या ट्रेंड दिखाता है, क्या इसकी टर्मिनोलॉजी से कैसे टर्मिनोलॉजी कैलकुलेट हुई है, कैसे इसको क्रॉस चेक किया जा सकता है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए।